डॉक्यूमेंट्री कोई तकरीबन 9-10 साल पुरानी है। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएँगी, भी लेटेस्ट भी। जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि मुझे हँसी भी आ रही थी, क्योंकि उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो-जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे और वो उन बेचारियों की रियल लाइफ़ के ऊपर सिचुएशंस है, यानी कि उनके साथ ये हुआ था। कुछ बातें ऐसी थी, इतनी सिंपल थी कि उसमें मुझे हँसी आ रही थी, और कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिस पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था और दुःख हो रहा था। 1 घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, मैं ज़ाहिर है सारी तो नहीं आप लोगों को दिखा सकता, कॉपीराइट्स की वज़ह से बीच-बीच में से कुछ 5-6 उसके क्लिप्स दिखाऊँगा। जर्मन में है वो उसकी, तो मैं ट्रांसलेट कर दूँगा आप लोगों के साथ। और ये एक आर्टे चैनल है, जो कि जर्मन फ्रेंच मिक्स कंबाइंड प्रोडक्शन है। सब कुछ अभी आपको पता चल जाएगा। शुरू से मैं आप लोगों को सीन सिखाता हूँ, फिर साथ-साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट। Agadir, Marokko. Hier traf Renate Zluri zum ersten Mal ihren Traumprinzen, den jungen Marokkaner Hafid. Für sie war es der Beginn einer Liebe wie aus Tausend und einer Nacht. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, ja, das ist er. Er strahlt, das wird mein तो Mann. कह रही है अगादीर उन्होंने दिखाया है, मोरक्को में एक सिटी है और उसकी बीच पे ये जर्मन औरत है। तो कह रही है कि जब मैंने पहली दफ़ा उसको देखा, हफीद मेरा ख़्याल है उसका नाम था, तो ऐसे वो चमक रहा था, स्टाल्ट उसने कहा है, और बस मैंने देखते ही उसको कहा कि यही है वो, जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारूँगी, इनकी जितनी बचकी है बाकी। और मुझे उससे प्यार हो गया, पहली नज़र में ही। आगे चलते हैं थोड़ा-सा। Begegnete war sie zwar noch verheiratet, doch die Ehe bestand für sie nur noch auf dem Papier. Renate fühlte sich einsam, suchte im Internet nach Freundschaften und fand eine neue Liebe, Hafid. Der Klang seines Namens bezauberte sie sofort. Sie wollte ihn unbedingt persönlich अच्छा, kennenlernen. जल्दी से साथ बता दूँ कि उसने Schon कहा कि वो भई बड़ा लोनली फ़ील कर रही थी, तो उसने इंटरनेट पे जाके लोग ढूँढना शुरू कर दिए, और उस वक़्त वो ऑलरेडी मैरिड थी, लेकिन उसकी मैरिज जो है वो खाली पेपर तक ही महदूद रह चुकी थी, और यानी कि प्रोबेबली शायद ख़त्म होने वाली थी। इंटरनेट पे मिली और फिर उसने कहा कि इसको तो मैं पर्सनली 100% मिलूँगी, और ये भी उसने बताया कि पहली मुलाकात में उसने अपनी फ़ैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ और ये और वो। Ähm, Ich möchte dich unbedingt heiraten, immer für dich da sein. Die liebevolle Art und Weise, wie er mit mir sprach. Äh, Man hat das Gefühl gehabt, er liebt mich tatsächlich. ये सबसे मज़े की उसने बात की। उसने कहा है कि उसके बात करने का अंदाज़ इतना महसूर-कुन था, इतना जादुआना था कि मैं जो हूँ वो उससे इम्प्रेस हो गई, और वाक़ई मैंने यकीन कर लिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आगे चलते हैं। Und ihm war das auch egal, wie alt ich bin. Das hat er ये बड़ा ignoriert. इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसने कहा है कि उस लड़के के लिए एगाल था, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी ऐज कितनी है। वो आगे भी पता लगेगा। Und das, obwohl Renate fast 25 Jahre älter ist als er. यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो रेनाता है, इसमें उस औरत का नाम है, उसकी उम्र उस लड़के से 25 साल सिर्फ ज़्यादा थी। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी जजमेंट्स नहीं कर रहा, क्योंकि जब आदमी कोई हो, उसकी कोई 25 साल यंग उससे बीवी या गर्लफ्रेंड हो, तो फिर उसपे कुछ नहीं लोग कहते, तो फिर लोग कहेंगे कि यार फिर उसपे औरत पे क्यों कह रहे हो? तो सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ कि कोइंसिडेंस था कि वो 25 साल छोटा था, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था रेनाटा की एज से। आगे चलते हैं। Das habe ich erst ein halbes Jahr nach unserer Trennung durch Zufall im Internet gefunden. Die Bezeichnung Business steht für ein spezielles Business, das Geschäft mit der vorgespielten Liebe. Auf उसने कहा कि जब वो तो मेरी उसके साथ खत्म हो गई, ये वो डाइवोर्स हो गई, तब मुझे एक वर्ड पता लगा वोकैब्युलरी में, उसका उस वर्ड को कहते हैं बिज़नेस। मैं आपके साथ उसकी डेफिनेशन शेयर करता हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट की डेफिनेशन है ये। बिज़नेस ऑन द अदर हैंड इज अ नियोलॉजिज्म कॉइन्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड बिट्सियुंग। जर्मन में आपको पता है कि बिट्सियुंग रिलेशनशिप को कहते हैं, एंड इंग्लिश वर्ड बिजनेस, which typically denotes the exploitation of a female tourist who believes that she's entering into a Western style relationship by a man who simply regards the arrangement as a meal ticket and the means to a residence permit. Generally speaking, Europe does not have the necessary laws in place to prosecute such fraudulent acts. Business basically जो है ये पता लग गया आपको कि क्या टर्मिनोलॉजी है। ये जो फ्रॉड होता है, खास करके जो टूरिस्ट
यूरोपियन औरतें जाती हैं वहाँ पे। और इन्होंने बीच में एक बात लिखी है डेफिनेशन में कि यार ये वेस्टर्न स्टाइल रिलेशनशिप वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। वैसे ये बड़ी एक जेनेरिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वेस्ट में भी जो वेस्टर्न औरतें हैं, उनके भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं यहाँ पे। ये भी आप उनको जनरलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन चलो ये बात समझाने के लिए आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। कि जो वहाँ पे जाती हैं ये औरतें, जिस भी पर्पज़ से अपना प्यार ढूँढने, शादी करने व्हाटएवर, तो वो लोग इनसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, स्कैम्स करते हैं, पासपोर्ट के चक्कर में, रेज़िडेंसियों के चक्कर में। ये उसने कहा है कि मुझे तो पता ही इस टर्म का इंटरनेट से लगा, बहुत बाद में जब मेरी उसके साथ ख़त्म ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो तब उसने ये वर्ड डिस्कवर किया। आगे देखते हैं। Dann auch spät nach Hause kam, wo wir es verabredet hatten. Lass uns einen schönen Abend machen. Ich hatte gekocht, ich hatte Kerzen angehabt und er kam und ging dann rüber ins andere Zimmer und telefoniert mit seinen Eltern. Und ich saß hier und weinte, weil ich alles so schön gemacht habe und er hat mich also ignoriert. Er hat mich sehr verletzt, sehr stark verletzt. देखो, अब ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दुःख की बात है वाक़ई में कि इसमें वो कह रही है कि अपने पुराना पीछे वो जा रही है, रिलेशनशिप की बात बता रही है, कहती है कि वो जब आता था मैं उसका इंतज़ार कर रही होती थी, मैं उसके लिए खाना पकाती थी, कैंडल लाइट ये वो सब करती थी। वो आता था, पता नहीं कहाँ से आता था। आता था कमरे में तो वो दूसरे कमरे में चला जाता था और वो अपने घर वालों से बात शुरू कर देता था और मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देता था। तो उसने कहा कि मेरा उसने बहुत दिल तोड़ा है। आगे देखते हैं। In der ehemals gemeinsamen Wohnung lebt Renate heute wieder alleine. Hafid hatte mit ihr Schluss gemacht, am Telefon. जिस अपार्टमेंट में दोनों इकट्ठे रहते थे, वो बस में अकेली रहती है और उसने कहा है कि उसने फ़ोन पे जो है वो उससे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। Mittlerweile war er 3 Jahre in Deutschland, davon 2 Jahre verheiratet. 3 साल वो रिलेशनशिप में थे और 2 साल उसमें से वो जर्मनी रहा है। इसके पास आया क्योंकि इसने उसको इनवाइट किया था शादी के Gebürgert वीज़े zu पे। werden. Renate blieben nur die Schulden. Also finanziell hat mich die Ehe sehr viel Geld gekostet. Über den Daumen ausgerechnet ist es 30.000 Euro. Was ich alles in diesen 3 Jahren mit Marokko zusammen ausgegeben habe. वो बता रही है कि पूरे रिलेशन में जो 3 साल का रिलेशन रहा है, उसकी जो खर्चा आया है इस औरत का वो 30,000 यूरो आया है, जो उसने उस आदमी पे लगाया है या लड़के पे लगाया है। वहाँ पे टिकट-शिकट जाने-आने का, उसके वीज़े-शीज़े के लिए उसको यहाँ पे बुलाना, यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदना है या उसके किराया देना है या व्हाटएवर, क्योंकि उसके पास तो जॉब-शॉब कोई थी नहीं। तो 30,000 यूरो उसने लगाया है। आगे चलते हैं। Marokkanischen Ex-Mann verklagte sie, wollte vor Gericht beweisen, dass er seine Liebe zu ihr nur vorgetäuscht hatte, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Doch ihre Klage wurde abgewiesen. वो ये बता रहे हैं कि शादी टूटने के डिवोर्स के बाद उसको ये एहसास हुआ कि यार मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ जो है ना वो कोई जैसे टिंडर स्विंडलर वाली मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी, मेरे साथ तो कोई हाथ कर गया है। जो उसका एक्स आदमी था, वो हस्बैंड था, उसने सू कर दिया इस औरत को अदालत में कि इस औरत के साथ तो मैंने डिवोर्स करनी है और शादी इसलिए की थी कि मैं अपना रेज़िडेंस परमिट जो है वो ऑब्टेन कर सकूँ। Mangel an Beweisen. Im Internet ist sie auf eine अच्छा, Selbsthilfegruppe फिर वो बता रहे gestoßen. हैं कि इंटरनेट के ऊपर उसने एक सेल्फ हेल्प एक ग्रुप ढूँढ लिया, कुछ औरतों का। आगे चल के देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। उसने बताया कि यार अशाफनबर्ग में बायर्न में एक जगह है, जर्मनी में, वहाँ पे उसने एक ग्रुप ढूँढ लिया इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे सारी औरतें जो है उनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है और ये वो सारी औरतें हैं जिनके साथ इस तरह के फ्रॉड या स्कैम हो चुके हैं। जैसे इसके साथ हुआ है, बाहर के आदमियों के साथ पासपोर्टों के चक्कर में। तो वो मिल के एक दूसरे के साथ अपने गम बाँटते हैं। Business-Geschädigten, die Community of Interests Against Business. Auch kein Macho, wie man denkt, so von Arabern. Also der hat gebügelt, geputzt, gewaschen, alles यहाँ पे gemacht. इंटरेस्टिंग बात कर रही है, वो कह रही है जर्मन औरतें हैं ना, उनका अरब आदमियों के बारे में ये एक स्टीरियोटाइप है या व्यू है कि वो लोग बड़े माचो होते हैं, यानी कि वो घरों में कोई काम नहीं करते। तो वो कहती है कि मेरा जो था बंदा, वो तो सब काम करता था, खाने पकाता था मेरे लिए, ये वो आगे पीछे मेरे होता था, तो हर काम करता था, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल साइन भी नहीं शो किया कि मैं माचो हूँ। Ich wollte gar keine Kinder haben, aber mit ihm natürlich, ne? Absolute tolle Mann und tolle कह रही है Vater. वैसे मैं कभी भी बच्चे नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी के साथ जब मैं मिली तो फिर मैंने कहा कि डेफिनिटली। Er hat alles gemacht für mich. Ich bin nach Hause gekommen, der hat mich behandelt wie eine Prinzessin. Ja, der hat mir die Schuhe ausgezogen, schon an der Tür und hat gesagt, komm Schatz, leg dich hin, ruh dich aus. Kaffee ans Bett gebracht, ये Essen कह ans रही है Bett कि gebracht.
वो हर काम करता था मेरा। ये एक और औरत है, सारी औरतें अपने-अपने आदमियों के वो किस्से सुना रही हैं कि जब अच्छे वक़्त थे, जब उन्होंने फ्रॉड अभी तक कमिट नहीं किया था, तो वो कह रही है कि मेरे वाला तो मैं दरवाज़े से एंटर होती थी तो मेरे जूते भी उतारता था और मुझे फिर ले जाता था, बिठा देता था या बेड पे और फिर खाना भी लेके बेड तक आता था और कहता था कि तुम एक बिल्कुल प्रिंसेस हो और प्रिंसेस की तरह मुझे ट्रीट करता था। देखती हूँ और क्या कह रही है। Das ist also, das कॉफ़ी war भी लेके आ रहा है बेड पे, so खाना eine भी लेके आ Show रहा है। mit Romantik gespielt, dass man einfach sich vorkam wie im Märchen. कह रही है वो बिल्कुल ऐसा एक शो था जो वो प्ले कर रहा था जैसे मैशन कहते हैं आपकी फेरी टेल को, एक फेरी टेल मुझे भी ऐसी लग रही थी, यानी कि पूरी तरह जाल में उसने उसको फंसा लिया हुआ था। अच्छा आगे चलते हैं। Eveline Kern kennt tausende solcher Geschichten. Täglich werden ihrer Selbsthilfegruppe Community of Interests Against Business 6 bis 10 neue ये Fälle. अब उन्होंने बताया कि एक औरत है, आपने देखा होगा वो लिखा हुआ था अभी इसमें कि बिजनेस इस मुल्क से, यानी कि जिन जिन मुल्कों से ये क्राइम कमिट हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये एक औरत है जो कि उनके खिलाफ काम करती है, कंप्लेंट्स रिसीव करती है, तो उसको हर रोज की कोई 10-12 कंप्लेंटें आ रही हैं रोज की। denn jedes Jahr ungefähr 1700 Fälle gibt, was an der Botschaft gemeldet wird. Wenn wir jetzt die anderen Länder, die wir inzwischen Zeit dazu haben, also Marokko. कह रही है कि एक साल में सिर्फ तुनीसिया से ही 1700 हैं जो कि एम्बेसी में रिपोर्ट होते हैं केसेस, और बाकी उसने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके मिला मिलू लें तो पता नहीं हजारों में ये नंबर चला जाते हैं और सारे लोग रिपोर्ट भी नहीं करते एम्बेसीज में, तो इतने ज्यादा ये केस होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बड़ा जबरदस्त सेंटेंस सुनाता हूँ, ये बहुत दफा इस डॉक्यूमेंट्री में रिपीट हुआ है, आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारी जितनी भी कॉमन औरतें हैं उनमें से जिनके साथ भी ये हुआ है उन्होंने एक बात सबने की है और वो ये है। Dann sagen sie immer den berühmten Satz, meiner ist ganz anders. इसने कहा है कि माइनर इज गान्स अंदर्स का मतलब है कि मेरे वाला सबसे अलग है। जिनके साथ ये हुआ है स्कैम उनसे पूछ लें, तो उस वक़्त जब वो थी उस रिलेशनशिप के अंदर, जब उनको पता नहीं था कि ये होगा, तो उस वक़्त वो यही कहती थी कि हाँ, ये स्टीरियोटाइप है, लोग उनको मना करते थे, लेकिन वो यही कहती थी कि बाकी होंगे ऐसे लेकिन मेरा वाला सबसे अलग है, सबसे जुदा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग खुद ये डॉक्यूमेंट्री देखें और अगर आपकी जर्मन अभी इतनी अच्छी नहीं हुई तो पॉज़ कर के वर्ड आप लोग साथ-साथ उसके गूगल में देखते रहिएगा उसके मतलब क्या हैं। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। बड़ी स्लो उन्होंने नरेट की हुई है और वैसे भी स्टोरी साथ चल रही होगी विजुअली, तो आप लोग पिक कर लेंगे उसको। एक मैं आपको अच्छी चीज़ भी दिखा देता हूँ, ये भी बड़ी ज़रूरी है हाइलाइट करना, ताकि कहीं एक ही साइड की जो है ना वो स्टोरी सिर्फ ना चली जाए। Mein Papa ist selbst Marokkaner und meine Mutter Deutsche. Wegen so Typen denken alle gleich noch zusammen. Meine Eltern sind schon über 20 Jahre glücklich verheiratet. Also, Ausnahmen gibt es auch. किसी ने ये नीचे कमेंट किया है कि यार जो मेरे फादर हैं वो भी मोरक्को से और मेरी माँ जो है वो जर्मनी से, और वो लोग 20 साल से शादीशुदा हैं और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हँसी-खुशी रह रहे हैं। ये कहने का मकसद नहीं है कि जिन मुल्कों का इस डॉक्यूमेंट्री में ज़िक्र हो रहा है उनमें सब लोग ही ऐसे होते हैं, कभी भी मैं तो स्टीरियोटाइपिंग या जनरलाइज़ेशन को वैसे भी सपोर्ट नहीं करता, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे। जो मेन मैसेज इसमें से मैंने देना है वो ये है कि यार देखो, मैंने पहले भी एक इंग्लिश में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये एडवाइस दी थी कि यार कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह से मत करना, ऐसा फ्रॉड या स्कैम मत करना, किसी भी मामले में ना करना। और यहाँ पे क्योंकि पासपोर्ट और पीआर और इन चीज़ों की बात हो रही है, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी ना करना। ये देखो, ये है जर्मन पासपोर्ट मेरा, इतना ईज़ी है, पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं लाइट की वज़ह से, ये देखो, शायद आ रहा हो। यार इतना ये ईज़ी है लेना जर्मन पासपोर्ट कि आपको लिटरली किसी के साथ फ्रॉड करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो जिस ज़माने में आया था, तो उस वक़्त जर्मनी में ये लॉ भी नहीं था कि आप नॉन ईयू के जो रेज़िडेंट्स हैं, सिटिज़न्स हैं, उनको डायरेक्टली हायर करके ला सकते हैं। ला सकते थे, लेकिन पहली प्रेफ़रेंस जर्मन्स की, फिर यूरोपियन सिटिज़न्स की होती थी, तो उनकी बारी आती ही नहीं थी। उस वक़्त एक ही तरीका होता था यहाँ पे आने का कि आप आएँ, पढ़ाई करें, मास्टर्स की पढ़ाई, उसके बाद जॉब ढूँढें, जॉब मार्केट में शामिल हों, फिर पीआर लें, फिर आगे जाएँ और इस तरह से फिर आप एक्सेल करें। अब तो स्पेशली कोई तुक ही नहीं बनती ये काम करने की पासपोर्टों के लिए, वो इसलिए क्योंकि 2 लॉज़ चेंज हो चुके हैं, इमिग्रेशन लॉज़। मैं उनके ऊपर दोनों के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ कि 3-4 साल पहले के। अब तो उन्होंने ये प्रायोरिटी हटा दी है कि नॉन ईयू लोगों को उन्होंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखा है। अब सब एक प्रायोरिटी पे हैं। कोई पहले कंपनी ये नहीं देखेगी कि जर्मन को लेना है, यूरोपियन को लेना है या नॉन यूरोपियन को लेना है।
डिपेंड करता है उनको किस स्किल सेट का बंदा चाहिए और क्योंकि उनकी स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेजेस हैं, तो उसमें उनको मिलते ही नहीं है यहाँ पे, तो वो उनको लाने पड़ रहे हैं और बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स आ चुके हैं। मैं आपके साथ नंबर्स के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। फिर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने जॉनसन कार्टर जो वो लॉन्च करने लगे हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड जो कि आ रहा है, जिसमें उन्होंने और ईजी कर दी है जर्मनी आना। फिर जॉब सीकर वीजा का, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग सिंपली अगर आप के पास क्वालिफिकेशन है तो आप जॉब सीकर लेके यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं। इतने सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो डायरेक्ट हायर होके आए हैं, जिन्होंने जर्मनी से पढ़ा भी नहीं है, यहाँ पे कोई जॉब सीकर पे भी नहीं आया, यहाँ पे कोई जॉनसन कार्टर पे भी नहीं आया, डायरेक्ट अपने मुल्कों से आए हैं, यहाँ पे 2 साल काम किए, पीआर के लिए अप्लाई किया, पीआर मिल गई है। पीआर कैसे मिलती है उसके ऊपर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्ड 25-30 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। वो आप ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल की अंदर मिल जाएंगी। आपने सर उस चैनल की सर्च बार में वो कीवर्ड लिखना है, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। एक एक स्टेप मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट किया है। पीआर आपको एक दफा मिल जाए तो आगे पासपोर्ट तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई यार उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। B1 लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। एक आइनबुगुंग्स टेस्ट होता है, सिटीजनशिप टेस्ट जिसको कहते हैं, बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है, 26-25 सवाल होते हैं उसके अंदर। जर्मनी के बेसिक लॉ के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसके बारे में। मैंने टेस्ट दिया था, उसमें मेरे फुल मार्क्स थे। आई थिंक 26 क्वेश्चन से 26 आउट ऑफ 26 थे। बहुत ईजी होता है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। वो इवन आपको मटेरियल देते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन देने जाते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास एक जॉब हो, आपने अपने टैक्सेस दिए हुए हों, और अगर आपके पास पीआर है तो आपके ये ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई होती हैं और आप सिंपली अप्लाई करते हैं और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ये जो नई गवर्नमेंट आई है 2021 के इलेक्शंस के बाद, उनका तो बल्कि उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो पासपोर्ट की पहले लिमिट होती थी कि 8 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने तो कहा है कि हम वो रिड्यूस करके अब 5 साल कर देंगे। बेचारी जब गवर्नमेंट आई तो ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिस वजह से उनको काम करने का टाइम ही नहीं मिला। वो अभी तक इस वॉर के और इन्फ्लेशन के और एनर्जी क्राइसिस सब इन चक्रों में फंसे हुए हैं। तो ये चीजें सारी बैक बेंच पे चली गई। हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि हजारों की तादाद में हाउस बिल्डिंग पोजीशंस हर साल खाली चली जाती हैं। पता नहीं 15-25% बल्कि कंपनीज हैं जिनकी पूरी की पूरी हाउस बिल्डिंग पोजीशंस फिल ही नहीं होती। तो आप हाउस बिल्डिंग के लिए भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए कर सकते हैं। अपनी एफर्ट्स के ऊपर रिलाय करें, अपने आप के ऊपर रिलाय करें, अपने आप के ऊपर भरोसा करें, काम करते रहें, जान मारें, पढ़ाई करें और इज्जत से रहें, बजाय इसके कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब करें। आपको पता है इस तरह के जो ये सारे होते हैं फ्रॉड वगैरह, उसमें बीच में बच्चे भी शामिल होते हैं, ठीक है? इनमें से कई आप केसेस देखेंगे डॉक्यूमेंट्री में जिनके बच्चे भी हुए हुए थे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। ऑफ कोर्स जो दूसरी साइड है उसकी भी एक अपनी स्टोरी होगी। ये प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अगर किसी ने शादी की हो पासपोर्ट के लिए, तो अब वो कैसे ये साबित किया जाए कि उसने स्कैम के लिए की है या उसके वैसे उनका रिलेशनशिप नहीं चला, ये भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी स्लिपरी स्लोप है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से देखें, ये रखें कि आपने किसी को डैमेज नहीं करना, किसी को चीट नहीं करना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। हाँ, रिलेशनशिप हुआ है, ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ और वो नहीं चला, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे रहने की बात है, यहाँ पे सेटल होने की बात है, तो ऑनेस्टली कोई भी यहाँ पे अगर थोड़ा-सा भी रूल्स को फ़ॉलो करे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले, तो वो ईज़िली कर सकता है। और ये मैं एक्ज़ैजुरेट नहीं कर रहा, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप गुज़रा हूँ। तो मुझे आइडिया है कि हम लोग जहाँ से आते हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल है या नहीं है, और ये बिल्कुल डूएबल है। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ज़रूर सर्च बार में जाइएगा, वीडियो सर्च करें। अगर वीडियो नहीं बनाई हुई मैंने, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करें और वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, तो फिर हम उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है कंसल्टेशन की, वो मुझसे हमेशा इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर कैसे करें? देखें, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया होता है। आप उस लिंक पे जाएँ, फॉर्म है वो फिल करें, उसके बाद आपके साथ मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और हम अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।